नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंटमोलॉजी, क्रॉप पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट, यानी एंटमोलॉजी बीएससी एजी 5th सेमेस्टर की क्लास है। बहुत ही बेहतरीन क्लास है और ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस है कि सरसों एवं राई में लगने वाले प्रमुख कीट। तो आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ यार इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए। नए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी लगातार आपको क्लासेस प्रोवाइड कराता रहेगा यूट्यूब पर और पेड वाले बैच पर भी। तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। और ये जो पहला क्वेश्चंस है कि सरसों एवं राई में लगने वाले प्रमुख कीट, तो एक कीट का नाम है माहू। ये बहुत ही डेंजरस कीट होता है, बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाता है सरसों की क्रॉप को। इसके वैज्ञानिक नाम यानी की बात करेंगे अपन लोग, तो लाइफाफिस एराइजमी होता है भाई। क्या होता है? लाइफाफिस एराइजमी। ये माहू, जिसको अपन लोग बोलते हैं चेपा या एफिड, इसी के नाम होते हैं। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है लेफाफिस एराइजमी है। ऑर्डर की बात करी जाएगी तो हेमीपटेरा है, और सब ऑर्डर की बात करेंगे तो होमोपटेरा है। ठीक है। अच्छा, फैमिली की बात करेंगे तो एफिड। अब माहू को क्या बोलते हैं? माहू को एफिड ही बोलते हैं भाई। माहू क्या बोलते हैं? एफिड बोलते हैं। और फैमिली क्या हो जाएगी? एफिडी हो जाएगी। तो ऐसे आप याद कर लेना, एफिड से बन गई एफिडी। तो लाइपाफिस एराइजमी वैज्ञानिक नाम। ऑर्डर हेमीपटेरा में आएगा माहू। सब ऑर्डर की बात करेंगे तो इसका सब ऑर्डर होता है होमोपटेरा, और फैमिली एफिडी। बात करेंगे हम लोग कि होस्ट प्लांट यानी पोषक पौधे, अर्थात यह है कीट जो है अपना पोषण यानी खाना पीना किससे प्राप्त करता है? तो सभी क्रूसीफेरी, जैसे सरसों हुआ, मूली हुआ, फूल गोभी हुआ, गांठ गोभी हुआ, बंद गोभी हुआ, सलजम राई, यानी जितनी भी क्रूसीफेरी कुल में क्रॉप आएंगी, यानी जितनी भी फसलें क्रूसीफेरी कुल में आएंगी, उन सभी को ये हानि पहुंचाता है। ठीक है भाई, उन सबको क्या करता है? उन सबको ये हानि पहुंचाता है। डिस्ट्रीब्यूशन, जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। कहने का मतलब जो ये कीट है यानी जो माहू कीट है, ये किन किन जगहों पर फसलों को हानि पहुंचाता है, किन स्थानों पर फसलों को हानि पहुंचाता है। सो गाइस, अगर बात की जाए कि यह कीट भारत के लगभग सभी राज्यों में जो क्रूसी फेरी कुल की क्रॉप होती हैं उनको हानि पहुंचाता है। इंडिया में कोई भी जगह हो जहाँ पे क्रूसी फेरी फसलें की जाती हैं, क्रूसी फेरी कुल की फसलें की जाती हैं, उनको ये हानि पहुंचाता है। लेकिन इस कीट का प्रकोप जो है भाई मुख्य रूप से कहाँ पे है? मुख्य रूप से अगर बात की जाएगी तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, मैसूर, राजस्थान आदि राज्यों में है। वैसे तो इस कीट का जो प्रकोप है भारत पे हर जगह पे है, लेकिन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, मैसूर, राजस्थान आदि राज्यों में जो क्रूसी फेरी कुल की फसलें, सरसों, राई आदि फसलें जो उगाई जाती हैं, उनको ये हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, हेडिंग नंबर नेक्स्ट, कि यो क्षति और महत्व, यानी ये जो कीट है, यह जो कीट है ये क्षति किस प्रकार से पहुंचाता है, और जो कीट मान लो थोड़ा बहुत ये फसल के लिए हानिकारक है तो कहीं ना कहीं ये लाभ भी पहुंचाता है, इसलिए इसके महत्व क्या है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण के फलस्वरूप यह पाया गया है कि यह नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर के प्रथम सप्ताह से दिखाई देने लगता है। कहने का मतलब नवंबर के प्रथम सप्ताह से दिसंबर के नवंबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के अंतिम सप्ताह से और दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक ये कीट दिखाई पड़ने लगता है फसलों पर। पहला पॉइंट ये आपको समझना चाहिए। और जो फरवरी माह आता है, फरवरी माह में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस कीट के जो शिशु और प्रौढ़ ये दोनों ही हानि पहुंचाते हैं। अब इन दोनों में चुभाने और चूसने वाले जो है मुखांग पाए जाते हैं, और ये कीट पौधों की जड़ों को छोड़ करके, ये ध्यान देने वाली बात है, जो माहू है पौधों की जड़ों को छोड़ करके, और जो पौधे का मुलायम भाग होता है, चाहे पत्ती हो चाहे तना हो, उनको खा करके उनका रस चूस करके ये हानि पहुंचाता है, सकिंग करके हानि पहुंचाता है।
बाकी डिटेल को आप अच्छे से पढ़ सकते हो, लेकिन कभी कभी 3 नंबर में प्रश्न आ जाता है कि व्हाट इज कैननबेलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमनलिज्म, सहयोग क्या होता है। एक कीट जो मधुस्राव निकालते हैं, कहने का मतलब एक कीट का मतलब माहू जो मधुस्राव निकालते हैं, जिससे चींटियां और मधुमक्खियां खाना पसंद करती हैं। भाई माहू जो स्राव निकालता है एफिड, और ये जो है चींटी और मधुमक्खी का भोजन होता है और इसके लिए आकर्षित होती हैं। फलस्वरूप माहू को खाने वाले अन्य कीट इसके पास नहीं आ पाते हैं। माहू को जो खाने वाले अन्य कीट इसके पास नहीं आ पाते हैं। इस प्रकार माहू को सुरक्षा मिलती है और उनकी संख्या काफ़ी बढ़ती है। चींटियां तथा माहू के इस प्रकार से आपस में साथ साथ रहने को कॉम्युनिज्म कहते हैं। कुल मिला के ये है, जो माहू है एक प्रकार का स्राव निकालता है ना। माहू जो है एक प्रकार का स्राव निकालता है और वो स्राव जो होता मधुमक्खी और चींटियों का भोजन होता है। वो उसे खाना पसंद करती हैं, जिसके कारण होता क्या, जब माहू और चींटी होती हैं तो अन्य प्रकार के कीट माहू को हानि नहीं पहुंचा पाते, यानी माहू को नहीं खा पाते और माहू की सुरक्षा हो जाती है। इससे माहू यानी एफिड की संख्या बढ़ जाती है। तो जो इसी संयोग को क्या बोलते हैं, चींटी मधुमक्खी और माहू की इसी संयोग को बोलते हैं कम्युनलिज्म, क्योंकि माहू की सुरक्षा हो जाती है। इसलिए आई होप आप हमारी बात को समझ गए होंगे। बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। यदि फसल देर से बोई गई है तथा छोटी है तो इस कीट की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी हो है, तो ऐसी हालत में संपूर्ण फसल ही नष्ट हो जाती है। जब इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो कभी कभी तो ये पूरी क्रॉप ही नष्ट हो जाती है। ठीक है ना। चलो बाकी आप पढ़ लेना 1 बाय 1 स्टेप के माध्यम से। अब हम लोग देखेंगे, देखो अनबिग्न फीमेल है, निम्फ है ये, और इन्फेस्टेड प्लांट है ये। जब ये हानि पहुंचाता है इस प्रकार से इनकी संख्या को देख सकते हो। ये देखो तने में भी लिपटा हुआ है माहू, देखो आप, ये तने में भी माहू लिपटा हुआ, पत्ती में इस प्रकार से सकिंग कर रहा है पूरे प्लांट को। इन्फेस्टेड प्लांट है ये, प्रभावित पौधा है, और ये बिंग फीमेल है ना। चलो भाई, इसके बाद बात करेंगे माहू के नियंत्रण यानी मैनेजमेंट की। इंसेक्ट का कंट्रोल कैसे किया जाए। तो अगेती किस्म की बुवाई करनी चाहिए, समय से बुवाई करनी चाहिए और अगेती किस्म की बुवाई करनी चाहिए। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा रोगरोधी किस्म की बुवाई करें, जैसे टाइप 101 और एजीएच 4। इस प्रकार की वैरायटियों को अगर आप ग्रो करते हो तो फिर ये बीमारी नहीं लगेगी। ठीक है ना। रोग का प्रकोप होने पर मेलाथियन 5% डस्ट का आप प्रयोग कर सकते हैं 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो रोग आसानी से जो कीट है कंट्रोल हो जाएगा। रोग नहीं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कीट होना चाहिए। कीट की कंट्रोल के लिए आप मेलाथियन डस्ट का यूज़ कर सकते हैं। मात्रा 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए आपको, तो ये कीट कंट्रोल हो जाएगा। प्राकृतिक शत्रु द्वारा भी माहू का नियंत्रण किया जा सकता है, जैसे लेडी बर्ड बीटल। अब प्राकृतिक शत्रु जैसे लेडी बर्ड बीटल हुआ और क्राइसोपा स्पीसीज हुआ, तो ये क्या करते हैं, ये माहू को खा लेते हैं। अगर इस प्रकार के आप एनिमीज का यूज करोगे तो ये क्या करते हैं, ये माहू को खा लेते हैं, माहू उनका भोजन होता है और इस प्रकार से फसल की रक्षा हो जाती है। सो गाइस, मैंने पढ़ लिया है माहू के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सरसों की आरा मक्खी। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको मस्टर्ड सफ्लाई। वैज्ञानिक नाम की बात की जाएगी तो एथेलिया प्रॉक्सिमा। क्या होता है, एथेलिया प्रॉक्सिमा इसका वैज्ञानिक नाम होता है भाई। तो सरसों की आरा मक्खी मीन्स मस्टर्ड सफ्लाई। सो गाइस, वैज्ञानिक नाम एथेलिया प्रॉक्सिमा, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा। याद रखने वाली बातें, कम्पिटिटिव एग्जाम की बढ़िया से पॉइंट हैं ये, इनको तो आपको याद करके ही चलना पड़ेगा। फैमिली की बात करेंगे 10-3 ठीक है ना, अच्छे से याद कर लेना। वैज्ञानिक नाम एथेलिया प्रॉक्सिमा, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, फैमिली 10-3 ठीक है ना। पोषक प्लांट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कुरुसी फेरी कुल के ही क्रॉप आएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। सरसों, मूली, गाजर, फूल गोभी, तोरिया और तारा मीरा, ये इसके होस्ट प्लांट होते हैं। जो सरसों की आरा मक्खी होती है ये इन फसलों पर ज़्यादा अटैक करती है। ठीक है भाई। चलो भाई, अब बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो सरसों की आरा मक्खी कीट है ये कहाँ कहाँ पे किन फसलों को किन किन राज्यों में हानि पहुंचाती है।
सरसों की आरा मक्खी का प्रकोप भारत के अलावा इंडोनेशिया देश में भी इसका अटैक है, फार्मोसा में है, बर्मा में अधिकता से मिलता है। इसका प्रकोप सरसों और मूली में ज़्यादा होता है मुख्य रूप से। ध्यान रखने वाली है जो मस्टर्ड साप्लाई है, इसका जो अटैक है वो सरसों और मूली में ज़्यादा मिलता है। फार्मोसा, इंडोनेशिया, बर्मा इन कंट्री में ज़्यादा हानि पहुंचाता है ना। और भारत मुख्य रूप से सरसों और मूली की क्रॉप में ज़्यादा अटैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग, क्षति एवं महत्व, डैमेज एंड इम्पोर्टेंस। ये कीट है, ये डैमेज कैसे हानि पहुंचाएगा और इसका महत्व यानी इम्पोर्टेंस क्या है। इस कीट की हानिकारक अवस्था गर्भ होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है, जो गर्भ है ये इस कीट की हानिकारक अवस्था होती है। एडल्ट द्वारा कोई हानि नहीं होती है, ये केवल संतति बढ़ाने के काम में आते हैं। तो जो इस कीट की हानिकारक डैमेजिंग स्टेज है वो गर्भ होती है, और जो एडल्ट होते हैं इनके द्वारा कोई विशेष हानि नहीं होती है। इनका केवल काम होता है कीटों की संख्या को बढ़ाना, वंश बढ़ाने के लिए होते हैं एडल्ट। इस कीट के जो मुखांग होंगे वो विटिंग एंड सेविंग टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? विटिंग एंड सेविंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स होते हैं इस कीट के होते हैं। पौधे की कोमल पत्तियों खाकर हानि पहुंचाती हैं, और इस कीट का जो मुख्य रूप से अटैक है वो अक्टूबर से मार्च माह में ज़्यादा होता है। तो ये आपको समझना चाहिए इस प्रकार से। जीवन साइकिल यानी लाइफ साइकिल के बारे में भी आप अच्छे से देख लेना। कुल मिला के जो सरसों की आरा मक्खी है, इसका नाम मस्टर्ड साप्लाई क्यों पड़ा? साप्लाई का जो ओविपोजिटर होता है, साप्लाई का जो ओविपोजिटर होता है वो आरी जैसा होता है, इसीलिए इसे आरा मक्खी कहते हैं। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करके याद रखना हमेशा। साप्लाई का जो ओविपोजिटर है वो आरी जैसा होता है, इसी कारण इसको आरा मक्खी बोलते हैं। देख सकते हो आप आकृति में। इसके बाद यहाँ पर ये एक देता है, आप देख सकते हो फिगर के माध्यम से। यहाँ पर ये जो है एक देगा, ये एक दिए गए हैं, ये एक दिए गए हैं, है ना। और ये इसका लार्वा है जो फिगर में दिखा है, और ये प्यूपा है, एडल्ट है, और ये कोकून है। इस प्रकार से इतने साइकिल में इसका जीवन चक्र कंप्लीट होता है। बेसिक चीज़ें हैं, आप इनको अच्छे से देख सकते हो। और बात करें आपसे हम, ये पहले एक देगा, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इसमें पाई जाती है। पहले एक देगा 4 से 27 दिन में, इसके बाद गर्भ अवस्था आएगी, और यही अवस्था हानिकारक अवस्था होती है जो कि 21 से 18 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। प्यूपा 10 से 12 दिन में, एडल्ट। इस प्रकार से लाइफ साइकिल चलती रहती है। मान लो ये प्यूपा है, 10 से 12 डेज में आएगा, फिर एडल्ट हो जाएगा, 2 से 3 डेज में एक देगा, 4 से 27 डे में गर्भ बन जाएगा अगेन यहाँ पे। तो इस प्रकार से लाइफ साइकिल यहाँ पे होती है कंप्लीट। और इसकी एक साल में जो है 5 जनरेशन इन ए ईयर, एक साल में 5 जनरेशन ये कंप्लीट करता है। और टोटल लाइफ साइकिल अगर इनकम्प्लीट होती है 28 से 60 दिन में। टोटल जीवन चक्र इस कीट का कितना होता है भाई? 28 से 60 दिन। ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नहीं बल्कि इसी में आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल की बात करेंगे, कीट का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। तो सुबह सूरज निकलने के समय सूढ़ियों को इकट्ठा करके नष्ट कर सकते हो आप, एक यह भी तरीका है। दूसरा तरीका, यदि फसलों को कतारों में बोई गई हैं तो 2 कतारों के बीच में गुड़ाई कर देनी चाहिए, जिससे छिपी हुई अवस्थाओं को नष्ट किया जा सके। जिस समय कीट का अधिक प्रकोप हो तो निम्नलिखित दवाओं में से किसी एक दवा का प्रयोग कर सकते हो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। मेलाथियन 5% 25 किलोग्राम का यूज कर सकते हो आप भाई। थायोडान 2% का यूज कर सकते हो आप 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से। एक और कीट की बात करेंगे, सरसों में बराई को हानि पहुंचाने वाला एक और कीट है जिसका नाम पेंटेड बग ऑफ मस्टर्ड। क्या नाम है इसका? पेंटेड बग ऑफ मस्टर्ड। अन्य नाम की बात करेंगे तो इसको सरसों का दागीला कीट कहते हैं, सुंदर कहते हैं, झंगा कहते हैं। वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे तो बैग्रादा क्रूसीफेरम। ऑर्डर हेमीपटेरा, सब ऑर्डर इसका हेट्रोपटेरा है। फैमिली पेंटाइटोमेडी। अच्छे से याद कर लेना, इसका जो बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन है पूरा ये
वैज्ञानिक नाम, ऑर्डर, सब ऑर्डर और फैमिली। नेक्स्ट है सुकाइज पोषक पौधे। जो होस्ट प्लांट हैं, किन किन फसलों को यह हानि पहुंचाता है, जीवन यापन किन पर व्यतीत करता है। सरसों, मूली, फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, राइस, सरसों कुल के अन्य पौधे एवं ग्रेमनी कुल के कुछ पौधे जैसे गन्ना, गेहूं, जौ आदि इन फसलों को विशेष रूप से हानि पहुंचाता है। बात करें हम लोग वितरण की कि यह कीट कहाँ कहाँ पे फाउंड होता है। सो गाइस, यह कीट भारतवर्ष के लगभग सभी प्रांतों में तथा इसके अतिरिक्त लंका, बर्मा, ईरान और पूर्वी अफ्रीका में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है ना। चलो भाई, क्षति और महत्व की बात करेंगे हम लोग कि क्षति और महत्व ये कैसे पहुंचाएगा क्रॉप को। तो इस कीट का प्रकोप सरसों की फसल बोने के कुछ समय बाद से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही आपने सरसों की बुवाई की, तुरंत इसका अटैक होना स्टार्ट हो जाएगा। जब एक पौधे छोटे ही होते हैं, उस समय पौधे क्या होंगे, पौधे छोटे होते हैं और ये हानि पहुंचाने लगता है। यदि इस समय इनकी संख्या अधिक हुई तो पूरे पौधे ही पीले पड़ कर सूख जाते हैं तथा फसल को फिर से बोना पड़ता है। अगर जब पौधे छोटे होंगे और प्रारंभ में ये अटैक करता है तो उस समय अगर ज़्यादा इनकी कीट की संख्या हुई तो क्या है, पौधे पीले पड़ जाते हैं और पौधे सूख जाते हैं। हो सकता है फसल पूरी नष्ट हो जाए, आपको दोबारा क्रॉप की बुवाई करनी पड़े। इस कीट के शिशु तथा प्रौढ़ दोनों ही हानि पहुंचाते हैं, है ना। ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि दोनों के जो चुभाने तथा चूसने वाले मुखांग होते हैं, जो मुखांग होते हैं माउथ पार्ट्स, वो चुभाने और चुभने वाले होते हैं, चुभाने और चूसने वाले। जिस समय पौधे छोटे होते हैं, शिशु तथा प्रौढ़ दोनों ही पौधों की मुलायम पत्तियां तथा तनों का रस चूसते हैं। भाई रस चूस लेंगे मुलायम पार्ट का, जो पत्तियां और तना होंगे। फलस्वरूप पौधे की वृद्धि पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। पत्तियां पीली होने लगती हैं तथा पौधे की बढ़वार रुक जाती है। उनमें शाखाएं भी बहुत कम होती हैं। जिस स्थान पर कीट रस चूसता है वहां पर काले कवक का आक्रमण हो जाता है, जिससे पत्तियों में स्थान स्थान पर गहरे भूरे या काले रंग के धब्बे दिखलाई देते हैं। इसके बाद इस कीट से ग्रसित पौधों पर फूल भी कम लगते हैं। भाई फूल भी कम लगेंगे, फलियां भी कम आएंगी, पौधे कमज़ोर होंगे। जिस समय फूल तथा फलियां लगने लगती हैं उस समय फूलों तथा फलियों का भी रस चूस लेते हैं, जिससे एक तो फलियां पहले से ही कमज़ोर होती हैं और बाद में रस चूसे जाने के कारण और अधिक कमज़ोर हो जाती हैं। फलियों में दाने कम लगते हैं और उनमें तेल की प्रतिशत मात्रा भी बहुत कम हो जाती है। इस प्रकार इस कीट के प्रकोप से होने से फसलों की मात्रा तथा गुणवत्ता दोनों पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फसल कट जाने के पश्चात भी यह खलियान तक चला जाता है। ये बहुत हानिकारक बात है कि फसल कट जाए लेकिन खलियान जहाँ पर सरसों राई का स्टोर किया गया है वहाँ पर भी पहुँच जाता है। खलियानों फसल के ढेर के नीचे हज़ारों की संख्या में यह मिलता है। तो कुल मिला के बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। इसकी लाइफ साइकिल की बात करेंगे हम लोग। एक है निम्फ, एडल्ट इन्वेस्टेड प्लांट है। कैसे हानि पहुंचाएगा आप लोग देख सकते हो डायग्रामल के माध्यम से। ये देखो इसका अटैक कैसे भाई, है ना। बाकी चीज़ों को आप लोग पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लेंगे या वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे, लेकिन हम अब बात करेंगे लाइफ साइकिल। इनकम्प्लीट है। टोटल लाइफ साइकिल इन 30 to 41 डेज में कंप्लीट होती है, 30 से 41 दिनों में। 6 से 7 जनरेशन एक ईयर में होती हैं और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। ठीक है भाई। तो एग मिलेगा, 3 से 7 दिन बाद निम्फ हो जाएगा। निम्फ से इस प्रकार से इसका क्रियाक्रम चलता है। अधिकांश कीट चलो ठीक। नियंत्रण की बात करें, कुल मिला के हम लोग इसका मैनेजमेंट की बात करें कि नियंत्रण कैसे होना चाहिए। सो गाइस, इनकी शिशुओं तथा प्राणों को पकड़कर नष्ट किया जा सकता है। चूँकि एक कीट भूमि की दरारों में छिपे रहते हैं, अतः सिंचाई करते समय 5 किलोग्राम प्रक्रिया की दर से अगर क्रूड ऑयल इमल्सन मिला देना चाहिए तब भी नष्ट हो जाएंगे। शिशु और प्राण को पकड़ करके नष्ट कर देना चाहिए। जहाँ पे छिपे होते हैं वहाँ पे क्रूड ऑयल इमल्सन का प्रयोग कर दो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो भी मर जाएंगे कीट। और खड़ी फसल में 5% मैलाथियन डस्ट का यूज़ कर दो तब भी मर जाएंगे कीट। या फिर मैलाथियन की 1.25 लीटर मात्रा, रोगोर 30 EC की 1 लीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करोगे तब भी कीट नष्ट हो जाएंगे। और सबसे सिंपल और इजीली उपाय तो यहाँ पे ये हो जाता है कि निम्नलिखित कीट अंडों शिशुओं पर परजीवी, इसके पैरासाइट यूज़ करिए, वो पैरासाइट जो इसको फीड कर लेंगे, उनका यूज़ करते हो तो फिर आसानी से ये मैनेजमेंट हो जाते हैं। तो गाइस, सरसों की आरा मक्खी, सरसों का एफिड और पैंटेड बग, ये 3 प्रमुख कीट हैं सरसों की क्रॉप को हानि पहुंचाने वाले या फिर क्रूसीफेरी कुल को हानि पहुंचाने वाले। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बीएससी जी 5th सेमेस्टर एंटोमोलॉजी का बेहतरीन टॉपिक था।
इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट किसी नई वीडियो के साथ में। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।